जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। डीआरडीओ अब एक मैन पोर्टेबल प्यूमैटिक ट्यूब लॉन्चर तैयार कर रहा है, जिससे कि 30 किलो तक के फोल्डेबल विंग वाले यूएवीज को लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्चर में कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल होगा, जो ड्रोन को लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लॉन्च करेगा और उसके बाद ड्रोन अपने पंख खोलेगा और अपनी इलेक्ट्रिक मोटर को चालू करते हुए मिशन की तरफ निकल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि इसके लिए रनवे की जरूरत नहीं होगी। सैनिक इसे अपने साथ लेकर पहाड़, जंगल या बॉर्डर जैसे मुश्किल इलाकों में आसानी से तैनात कर सकते हैं। इवन इसके जरिए हमारे सैनिक निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर और टारगेट की पहचान पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि डीआरडीओ का यह सिस्टम भविष्य में भारतीय सेना की टैक्टिकल ड्रोन क्षमता को नई ताकत देने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने अब 12.7 × 99 mm यानी कि 0.50 कैलिबर एयरक्राफ्ट गन पॉड का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। ये गन पॉड उन एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाई जा रही है जिनमें अंदर से तोप नहीं होती है। मतलब इसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन और भविष्य के हल्के फाइटर जेट्स पर भी लगाया जा सकता है। और इस एयरक्राफ्ट गन पॉड के जरिए सैनिक दुश्मनों के बंकर, उनके हल्के बख्तरबंद वाहन, छोटी नावें और जो ठिकाने हैं दुश्मनों के, उन्हें बेहद सटीकता के साथ खत्म कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी एयरक्राफ्ट गन पॉड होगी, जिससे कि विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता कम होगी। इसका रखरखाव भी आसान होगा दोस्तों, और भविष्य में इसे आसानी से अपग्रेड भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय ने 11 स्वदेशी एम्फीबियस कॉम्बैट बोट्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें से 7 नावें भारतीय सेना और 4 भारतीय नौसेना को मिलेंगी। इन बोट्स की सबसे बड़ी खासियत होगी कि ये पानी, जमीन और दलदली इलाकों में आसानी से चल सकती है और हर बोट 12 पूरी तरीके के हथियारबंद सैनिक या फिर 1 टन का सामान लेकर 40 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है। और इवन इन बोट्स में दोस्तों रडार, जीपीएस, इंफ्रारेड कैमरे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और हथियार लगाने की भी फैसिलिटी होगी। और ये फैसला ऐसे वक्त पर रक्षा मंत्रालय ने लिया है जब देखा जा रहा है कि भाई सर क्रिक के पास पाकिस्तान अपनी मिलिट्री तैनातगी को मजबूत कर रहा है और इन बोट्स के आ जाने से भारतीय सेना उन इलाकों में भी गश्त कर सकती है जहां पहले पहुंचना मुश्किल था। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि अगर इंडियन एयरफोर्स SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब S-400 का जो 96 L6C रडार, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर सकता है, वो अब सीधा जानकारी SU-57 तक पहुंचा देगा। इससे SU-57E को हर समय अपना रडार चालू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो कम रडार सिग्नेचर के साथ दुश्मन के करीब पहुंचकर अचानक हमला कर सकता है। और इस तरफ S-400 हमारी शील्ड बनेगा तो दूसरी तरफ SU-57 स्वॉर्ड बनेगा, यानी कि हमला करने वाला हथियार। और दोनों मिलकर दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, उनकी क्रूज मिसाइल्स और अन्य हवाई खतरों को तेजी से खत्म कर सकते हैं। ये कॉम्बो भारत अगर लेता है तो भारतीय वायुसेना की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। फिलहाल ये एक विचार है जिसके ऊपर बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेन तो यहाँ पर SU-57 है जो हमारे पास नहीं है, S-400 हमारे पास है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारतीय नौसेना जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट का मूल्यांकन कर रही है, यानी कि उसका इवैल्यूएशन कर रही है। और इस जंगी युद्धपोत की सबसे बड़ी खासियत है इसकी हाई लेवल ऑटोमेशन, जिसकी वजह से इसे चलाने के लिए केवल 90 सैनिकों की जरूरत होती है, जबकि आमतौर पर इस तरीके के जहाजों के लिए 200 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस मोगामी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट में दोस्तों डिजिटल कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटीग्रेटेड शिप हैंडलिंग सिस्टम और जॉयस्टिक से कंट्रोल करने वाला नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। इतना ही नहीं, ये जहाज हर परिस्थिति में बिना टग बोट की मदद से खुद डॉक भी हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बकायदा जापान भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए तैयार है, जिसका मतलब है कि इनका निर्माण भारत में हो सकता है लोकली लेवल पर। फिलहाल मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अगर ये समझौता होता है तो आप ये समझिए कि भारत को कोई यहाँ पर एक केवल नया जंगी युद्धपोत नहीं मिल रहा, बल्कि भारत को एक मॉडर्न नौसैनिक टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। और जापान की टेक्नोलॉजी का लोहा दुनिया मानती है। और अब जापान ने धीरे धीरे डिफेंस में अपने हाथ खोलने शुरू किए हैं अपने ट्रस्टवर्थी पार्टनर्स के लिए, ताकि आगे जापान को भी एक बड़ा सपोर्ट मिल सके। वहीं दोस्तों कल डीआरडीओ ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर जारी की और इस तस्वीर ने सबका ध्यान आकर्षित किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि डीआरडीओ और टेकबीट लैब ने भारत का पहला मिलिट्री क्वांटम नेटवर्क का सफलतापूर्वक फील्ड टेस्ट कर लिया है। और ये नेटवर्क क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर
कोई बीच में डेटा या फिर सिक्योरिटी की को चुराने की कोशिश करता है तो क्वांटम फिजिक्स के नियमों की वजह से तुरंत पता चल जाएगा और वो की अपने आप में बेकार हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि हैकिंग या फिर जासूसी की कोशिश तुरंत पकड़ में आ जाएगी। और बताया जा रहा है कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी हमारी भारतीय सेना, न्यूक्लियर कमांड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जो हमारे बेहद गोपनीय सैन्य नेटवर्क हैं उनकी सुरक्षा को नई मजबूती दे सकती है। मतलब वहाँ सेंधमारी लगना असंभव हो जाएगा। और भारत के लिए दोस्तों ये केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि भारत अब क्वांटम एरा में अपनी साइबर सिक्योरिटी को एक नए लेवल पर ले गया है। वहीं भारत की डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को डीआरडीओ, भारतीय नौसेना, डिफेंस पीएसयूज और अन्य सरकारी संस्थाओं से करीबन 134.35 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले। और इवन इस कंपनी की जो सहयोगी कंपनी है आइडियल एक्सप्लोजिव, उन्हें भी 55.22 करोड़ रुपए का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और इन दोनों को मिलाकर करीबन 190 करोड़ का अपोलो माइक्रो सिस्टम को कारोबार मिला है। यानी कि अब अपोलो माइक्रो सिस्टम केवल छोटे पार्ट्स बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि अब यह कंपनी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन और कई एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। और इस कंपनी का ऑर्डर बुक अब 1432 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इवन पिछले साल इस कंपनी की कमाई में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब यहाँ पर यह बात दिखाती है कि कैसे हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की डिफेंस कंपनी सीजे वर्गीज ने अब अपना एक नया हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। ये सिस्टम ड्रोन को जाम नहीं करता, बल्कि सीधे गोली जैसे शॉटगन ब्लास्ट से उसे हवा में खत्म कर देता है। इसका 360 डिग्री घूमने वाला टरेट हर दिशा से आने वाले एफपीवी ड्रोन और लॉइटरिंग मिशंस पर तुरंत हमला कर सकता है। और इवन इस सिस्टम को टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, सेना के ट्रक और सैन्य ठिकानों पर भी लगाया जा सकता है। इवन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि यह सिस्टम मिसाइल बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम की तुलना में काफी सस्ता है। फिलहाल अभी ये डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में है, लेकिन अगर ये सिस्टम सफल होता है तो भविष्य में भारतीय सेना के लिए ड्रोन अटैक के खिलाफ एक मजबूत आखिरी सुरक्षा कवच बन सकता है। रशिया के Su-35 मल्टी रोल फाइटर जेट अब बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने रशिया को 48 Su-35 खरीदने का ऑर्डर दिया है, जबकि अल्जीरिया और इथियोपिया ने भी इस खरीद की कंफर्मेशन दे दी है। और इवन रशिया खुद भी अपनी एयरफोर्स में नए Su-35 को शामिल कर रहा है, जिससे कि इनकी कुल संख्या 200 से ज़्यादा हो सकती है। और इवन अगर भविष्य में ईरान दूसरा ऑर्डर देता है या फिर उत्तर कोरिया भी इन्हें खरीदता है तो इनका टोटल प्रोडक्शन 400 तक पहुंच सकता है। यहाँ पर अगर Su-35 की बात की जाए तो Su-35 में दोस्तों लंबी मार करने वाली मिसाइलें, मॉडर्न एवियोनिक्स और नए अपग्रेड्स किए गए हैं, जिससे कि ये फाइटर जेट दुनिया के सबसे सक्षम 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स में शामिल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की नौसेना ने J-15 फाइटर जेट्स की नई ट्रेनिंग की तस्वीरें जारी की है। और इस ट्रेनिंग में दोस्तों पायलट और ग्राउंड क्रू एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका मकसद ये लग रहा है कि चाइना का जो नया फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें अब ज्यादा पायलट्स और तकनीकी स्टाफ तैयार किया जा रहा है। फ्यूजियन जो कि चाइना का सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स लगे हैं। इससे फाइटर जेट ज्यादा ईंधन और ज्यादा हथियार लेकर उड़ान भर सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भविष्य में इस कैरियर पर J-15T, J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, KJ-600 अवाक्स और J-15D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी तैनात किए जा सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेनिंग इस बात की कंफर्मेशन तो नहीं है कि चाइना ने पूरी तरह हाई टेम्पो कैरियर ऑपरेशंस हासिल कर लिया है, लेकिन ये बात तो यहाँ पर जरूर माननी पड़ेगी कि चाइना की कैरियर एविएशन क्षमता लगातार बढ़ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एयरबस डिफेंस ने प्रोजेक्ट क्यूडिग्रा के तहत बने पहले यूरोफाइटर का सफलतापूर्वक उड़ान टेस्ट पूरा कर लिया है। यह एयरक्राफ्ट पुराने ट्रेंच 1 यूरोफाइटर की जगह लेगा और जर्मनी की एयरफोर्स को यह नई ताकत देगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है वो है आइस रडार का, जो एक साथ कई दुश्मनों के एयरक्राफ्ट ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का बेहतर सामना कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और AGM-88E AARGM मिसाइल से भी लैस किया जाएगा, जिससे कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी निशाना बना सकता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जर्मनी जहां एक तरफ F-35A खरीद रहा है तो दूसरी तरफ वो अपने यूरोफाइटर फ्लीट को भी लगातार मॉडर्न बना रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। वहीं दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स ने MQ-9 रीपर की जगह लेने वाले नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैक्ट ड्रोन्स की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि नए ड्रोन की कॉम्बैक्ट रेंज कम से कम 4260 किलोमीटर होगी और ये लगभग 1270 किलोग्राम हथियार या फिर सेंसर्स ले जा सकता है। और आपको बता दें कि इस नए कॉम्बैक्ट ड्रोन का मॉडुलर डिजाइन होगा, मतलब ज़रूरत के हिसाब से इसमें आप ISR सेंसर लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाओ, कम्युनिकेशन रिलेज या फिर प्रिसीजन हथियार आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये ड्रोन लंबी दूरी तक खुद उड़कर तैनात हो सकता है। इसमें ज़्यादा ऑटोमेशन होगा, जिससे कि एक ऑपरेटर कई ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि वो केवल एक नया ड्रोन ना बनाए, बल्कि एक कम लागत में बड़ी संख्या में मॉडर्न ड्रोन तैयार करे, ताकि भविष्य के युद्ध में लगातार ऑपरेशंस वो जारी रख सकते हैं।
इसके अलावा थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ जी ने ईस्टर्न कमांड के तहत आने वाले त्रिशक्ति कोर, बैंगडूबी मिलिट्री स्टेशन और स्पेयर कॉर्प्स का दौरा किया। इवन उन्होंने बॉर्डर की सिक्योरिटी, सैनिकों की डिप्लॉयमेंट, निगरानी व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, नई टेक्नोलॉजी और सेना के मॉडर्नाइजेशन का विस्तार से जायजा लिया। और यही नहीं, इसी दौरान जनरल धीरज सेठ जी ने अपना विजय मिशन पर भी जोर दिया। विजय की फुल फॉर्म है वी मतलब विजिलेंस, आई मतलब इनोवेशन, जे मतलब जॉइंटनेस, ए मतलब आत्मनिर्भरता, वाई मतलब योद्धा फर्स्ट, जिसका मकसद है कि भारतीय सेना हर चैलेंज के लिए फ्यूचर रेडी रहे। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।